चलिए, तो समास हो रहा था, ठीक है। इसके प्रकार लिख लिए थे आपने, प्रकार लिख लिए थे ना। अगर हम पदों की प्रधानता इसके आधार पर देखें कि कौन सा पद प्रधान है, तो वैसे आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है अव्ययी भाव समास, ठीक है। एक होता है आपका तत्पुरुष समास, एक होता है आपका द्वंद्व समास, और एक होता है आपका बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष के ही 2 प्रकार और होते हैं, यानी कि तत्पुरुष अपने आप में भी एक है और इसके 2 प्रकार और हैं। एक होता है कर्मधारय समास, और एक होता है द्विगु समास। ठीक है, तो ये होते हैं आपके समास के प्रकार। तो अगर देखा जाए वैसे तो 6 प्रकार होते हैं, और अगर पदों की प्रधानता के आधार पर देखें तो उसमें कितने होते हैं, तत्पुरुष। और इसका एक और मतलब तत्पुरुष का ही एक और बनाया जा सकता है जिसको कि हम तत्पुरुष मानते हैं, उसको कह सकते हैं आप कारक तत्पुरुष। तो इस प्रकार से, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से गिनना है। तत्पुरुष का ही कारक तत्पुरुष होता है, जो हम वो करते हैं ना, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कारक के आधार पर करते हैं, तो वो सब ठीक है। तो इसमें से सबसे पहला समास अब आता है आपका। समास की प्रक्रिया आपको बताई गई है, 2 शब्दों का जुड़ना आपस में, ठीक है, तीसरा पद बनाना, ठीक है। तो वो जो यौगिक शब्द बनाना जो है वो कहलाता है क्या, समास। तो अब इसमें लिखिए आप, पहला जो आपका समास का प्रकार है अव्ययी भाव समास। पहला प्रकार आता है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसमें लिखिए, इसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पॉइंट तो यही है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है। तो ये तो किताबी बात है जो आपको याद रखनी है। कभी कभी परिभाषा पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा समास है जिसमें पहला पद प्रधान है, कौन सा। ज्यादातर ऐसा सवाल बहुव्रीहि को लेकर पूछा जाता है कि जब पहला और उत्तर दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो, तब कौन सा समास होता है, तो बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो परिभाषा पर आधारित सवाल भी पूछा जा सकता है। ज्यादा संभावना है कि शब्द पूछा जाता है, उसमें से बताना होता है कौन सा समास इसमें है। ठीक है, तो इसमें पहला पद प्रधान होता है, ये आपको याद रखना है। अब जो चीजें आपको पहचानने के लिए तैयार करनी है, उसमें पहला पॉइंट लिखिए, इसका पहला पद प्रायः उपसर्ग होता है। उपसर्ग या अव्यय होता है, क्योंकि अव्ययी भाव समास अव्यय होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। पहला क्या होगा, जो उपसर्ग वाला होगा, उपसर्ग होगा, और फिर पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, दूसरा प्रकार के जो इसके अंदर आते हैं, लिखिए पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति
वाले शब्द, पुनरावृत्ति वाले शब्द भी अव्ययी भाव समास, भाव समास में आते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। पुनरावृत्ति वाले शब्द भी अव्ययी भाव समास में आते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन प्रकार के जो शब्द होते हैं, ये दो प्रकार के, उपसर्ग हो या अव्यय हो शुरू में, या फिर अगर पुनरावृत्ति वाला शब्द हो तो भी जो है वो होता है। तो पहला प्रकार आपको ये देखना है कि जैसे अगर आप बात करें, तो उदाहरण लिखते हैं अब आप इसमें। अब उस उपसर्ग पहचानना आ जाता होगा आपको, पहचानना तो आ जाता होगा कि इसमें उपसर्ग है या नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं कि आजीवन, इसमें उपसर्ग है ना, तो आ उपसर्ग, इतना तो पता है कि जो मेन शब्द है उसमें से पहला अगर कुछ लगा हुआ हो तो वो आजीवन हो गया। या फिर जैसे और भी समस्त जिसमें उपसर्ग लगा हुआ हो, कुछ वाक्य ऐसे बताए गए, प्रतिदिन, है ना, प्रति प्लस दिन, तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, प्रतिदिन। तो उपसर्ग वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सारे, जैसे अगर आप बात करें अत्याधुनिक, अति प्लस आधुनिक, तो अति जो है उपसर्ग लगा हुआ था, ठीक है, बीच में संधि भी हुई, कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि हुई, लेकिन तब भी क्या आएगा इसमें, नहीं सॉरी, कौन सी संधि, या होना, यण संधि, ठीक है, ई प्लस, हाँ, यण संधि भी। तो अत्याधुनिक जो है ये इस प्रकार से हुआ, तो ये भी क्या है, उपसर्ग लगा हुआ शब्द है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। तो एक तो ये प्रकार के होंगे कि इसमें अगर शुरू में उपसर्ग लगा हुआ हो। दूसरे प्रकार का जो उदाहरण होता है पुनरावृत्ति वाले शब्द क्या हो सकते हैं, जैसे आ गया, जैसे माना कभी कभी, कहते हैं ना आप कभी कभी, अब इसमें समास हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पर भी हाइफन लगता है, ठीक है ना, योजक चिन्ह हाइफन यहाँ पर भी लगता है कि जब कभी कभी इस तरह आ जाए, या फिर जैसे कभी कभी आप यूज इस तरह से भी करते हैं, रातों रात। अब ये दोनों शब्द यहाँ पर आपने क्या किया, समास ही किया है, यहाँ पर संधि नहीं है, यहाँ पे क्या है, समास किया, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर जैसे एकाएक, हाँ, तो इस तरह से जितने भी दिनों दिन जो भी आप लगाना चाहें, तो दूसरे प्रकार का उदाहरण ये हो सकता है। अच्छा, इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप जो है ये वाले उदाहरण इसके सामने लिखें, ये वाले उदाहरण उसके नीचे लिखें, तो प्रत्येक प्रकार के अंदर जो है आता रहेगा, तो आपके नोट्स ज्यादा व्यवस्थित बन पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से और जैसे यथा भी अपने आप में उपसर्ग तो है ही, जैसे यथाशक्ति, यथा वाला खूब पूछा जाता था जब हम स्कूल में होते थे, तो हमारे जो सर थे, तो हमको बाद में हमने ऐसा प्रेडिक्ट कर लिया था कि वो हमेशा जब भी पूछते थे अव्ययी भाव समास में, तो वो ऐसे ही पूछते, यथा संभव, यथाशक्ति, उनको बड़ा लगाव था शायद यथा जो है इस उपसर्ग से, वो यही पूछते थे, तो हमने याद कर लिया था, हमको ज्यादा पता होता नहीं था कि क्या उपसर्ग होता है क्या, तो यथा वाला याद कर लेते थे कि वो अव्ययी भाव समास होता है, और नंबर आ जाते थे हमारे। आयोग ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे सर आयोग में पेपर नहीं बनाएंगे। चलो, और वैसे भी वो 8वीं के सर थे, तो वो फिर आसान रखते थे 8वीं क्लास के लिए मामला। तो अब ये हो गया अव्ययी भाव समास, तो पहला समास आसान है, तत्सम शब्द कह सकते हैं, संस्कृत के शब्द आप संस्कृत का आपको कितना ही संस्कृत वाला शब्द लगे, अगर आपको यूज करना आता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ तक कि आप वाक्यांश को भी हिंदी में यूज कर सकते हैं, जो संस्कृत का होगा ना, जैसे माना पूरा का पूरा वाक्यांश है, आप उसको उसी तरह से यूज कर सकते हैं, तो वो है, तो तत्सम शब्द के अंदर उसको रख सकते हैं। इसमें भी समास, ये भी जो सारी चीजें हैं ये सब आप वहां पढ़ते ही हैं, कारक, जब हालांकि वहां विभक्ति होता है, यहाँ फिर वो कारक या परसर्ग अलग हो जाते हैं, ये एक अंतर है हिंदी में और संस्कृत में, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो चीजें हैं वो हिंदी का व्याकरण क्या है, पूरा का पूरा संस्कृत का ही व्याकरण है, अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो ये हो चुका है पहले प्रकार का पंच, हाँ, इसमें अव्ययी भाव समास है, पंचगंगा, ये कहाँ है, किस किस लॉजिक से, हाँ समझ गया ना। अच्छा, नदी का नाम आ जाए, स्पेसिफिक केवल नदी,
ऐसा कहाँ? नदी और क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो इसको एक्सेप्शन में करा लेंगे, अपवाद में करा लेंगे बाद में, ठीक है, जब द्विगु समास वगैरह आएगा तो द्विगु समास के उसमें करवा देंगे, जो एक्सेप्शन होगा वो बाद में किया जा सकता है, नोट बना के। अब यही भाव समास एक ही हो चुका है। दूसरा लिखिए, दूसरा जो प्रकार का समास होता है तत्पुरुष समास। अब इसमें कोई ज्यादा समझने वाली चीज है या हो जाएगा ये? अब इसमें ज्यादा क्या समझाया जा सकता है? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास को समझने के लिए आपको पहले जो चीज समझनी है वो क्या है? वो है आपके लिए कारक। तो कारक क्या होता है समझ में आता है आपको? कारक पता है? कारक आ जाता होगा ना, हल्का बहुत आइडिया तो होगा। नहीं भी होगा तो आप काम चलाने लायक, यानी कम से कम समाज समझने लायक कारक आप उसी के अंदर आ सकता है समझने लायक। बाकी जो कारक आएगा जो थोड़ा और गहराई से आ सकता है वो जो है आपको अलग से करना पड़ेगा। जैसे एक वाक्य कहा जा सकता है, और ये है, ठीक है। यहां आपको बताना है कि ये कौन सा कारक है, ये कौन सा कारक इसमें प्रयोग किया, बताओ भाई कौन सा कारक है इसमें? अधिकरण और सातवीं विभक्ति, अधिकरण, सब अधिकरण पर एग्री कर रहे हैं। यही आपको समझने वाली चीज है। आपके लिए सवाल जो है इतना आसान आने वाला नहीं है, यहाँ पे करण कारक है, ठीक है। जो आपको एसेंस समझनी है, जो रटा हुआ ज्ञान था ना आपका, कर्ता ने कर्म को, और ये पूरा रटा हुआ था पीछे से तो एकदम, हाँ, तो वो जो चीज होती है आपको उस तरह से पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या होता है, यही आपको समझनी है। कारक की जो असली एसेंस है ना वो आपके क्या होगी, वो उसके भाव में होती है कि वो किस तरह से यूज हो रहा है। नहीं, बस मैं भी यूज कर सकते हैं उसमें, अगर वो, अब मैं आपको दिखाऊंगा। आज टेस्ट है नहीं, कल कल टेस्ट है ना, कल कल दिया था। अच्छा हो गया वो टेस्ट, क्या था वो क्वेश्चन, तो वाक्य क्या था? हाँ वो जानबूझ के दिया था, आपके पास है ना टेस्ट। नहीं से भी आती है, आप रुको तो सही, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। कौन सा क्वेश्चन था, है किसी को ध्यान? कारक का था। हाँ कौन सा कारक है? करण कारक है, और कोई? और अधिकरण कारक है, और कोई? तो बस फिर वही तो बात है। तो हो सकता है एग्जामिनर ने मैं शब्द यूज कर लिया, आप मैं धड़ल्ले से कहते हैं, लिख भी लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, पर सर्गों में ये लचीलापन चलता है, ये कौन सा कहाँ है। लेकिन आपको जो है कारक का दरअसल भाव समझना पड़ता है कि करण कारक कहाँ पर होता है, जब जो है माध्यम के रूप में जो है वो चीज इस्तेमाल हो रही हो, ठीक है। कर्म कब होता है, जब किसी के ऊपर वो क्रिया करी जा रही हो, ठीक है। इस तरह संबंध क्या है, उसका संबंध स्थापित हो, नहीं बनेगा ना, वही तो भाव समझना है आपको, ये रटा हुआ ज्ञान नहीं चलेगा भाई। यहाँ पे पर है कि मैं है कि किस तरह से, हाँ यहाँ पर वो टेलीफोन माध्यम के रूप में काम कर रहा है, इस वजह से ऐसे होगा। नहीं भाई इसमें भी वही है, बस क्या है यहाँ पे माध्यम है कि नहीं है, यहाँ पे माध्यम है, या फिर वो अधिकरण की सेंस ज्यादा देगा। अधिकरण में क्या होता है, किसी के ऊपर कुछ रखा हुआ है, किसी के नीचे। अधिकरण में ज्यादातर जो चीजें आती हैं वो प्रिपोजिशन आता है, ठीक है, जो ओवर अप एट इस पे लगा हुआ आता है। यहाँ जो चीजें आती हैं वो माध्यम का सेंस ज्यादा देता है। तो आपको जो है यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है ये इस तरह से कारक समझना पड़ेगा। लेकिन जो कारक आपको वहां समझना है, यहाँ पे मतलब तत्पुरुष समास को समझने के लिए आप शुरुआती ज्ञान से, जो बेसिक ज्ञान आपका है,
जो रटा हुआ था कर्ता ने कर्म को, उससे भी काम चल सकता है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि उसका जब आप तोड़ते हैं उसको तो वो अपने आप में काम उसका चल जाता है, ठीक है। जब आप समास विग्रह करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, इसलिए कारक समझाए बिना ये समझाया जा रहा है, क्योंकि आपका काम इसमें चल सकता है, आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो तत्पुरुष समास लिखिए पहले, तब आते हैं इसमें। तत्पुरुष समास ऐसे लिखिए, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। पहले तो ये परिभाषा वाली बात है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। अब दूसरा पद प्रधान होता है, इसका मतलब ये है कि जो कर्मधारय समास होगा और जो द्विगु समास होगा उन उसमें भी क्या होगा, उसमें भी दूसरा ही पद प्रधान होगा, क्योंकि वो अंततः क्या है, तत्पुरुष का ही एक भेद है। समझ रहे हैं आप? हाँ। इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। और दूसरा इसमें अलग अलग ये लिखिए, इसका विग्रह करने पर, इसका विग्रह करने पर, इसका विग्रह करने पर कारकीय परसर्ग प्राप्त होते हैं, या विभक्ति लिखिए या कोई बात नहीं। इसका विग्रह करने पर विभक्तियां प्राप्त होती हैं या कारकीय परसर्ग प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में आप एक चीज लिख सकते हैं, कर्ता तथा संबोधन कारक को छोड़कर, वो नहीं मिल रहा है, कर्ता तथा संबोधन कारक को छोड़कर उसकी विभक्तियां नहीं मिलेंगी, कर्ता एवं संबोधन कारक को छोड़कर, ठीक है। तो अब दो तो माइनस हो गए, तो इसमें इसका मतलब क्या है, आपके पास कितने कारक रह गए, 6 कारक रह गए, ठीक है। तो तत्पुरुष कारक, जो कारक कारक तत्पुरुष है, उसके आपके कितने आ गए, 6 प्रकार आ जाते हैं, ठीक है। तो वो तो याद है आपको, ने, को, से, द्वारा, वो सब, तो उसका विग्रह करने पर अगर वो मिलकर के आपका से ये सारी चीजें प्राप्त हो रही हैं, इसका मतलब क्या है, तत्पुरुष समास है। पहचानना बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जो चीज आपको याद रखनी है, उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद लिखा हुआ है ना, उसको उत्तर पद भी लिखा जा सकता है टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। तो अब इसके 6 प्रकार निर्धारित होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो पहला आता है आपका कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। इसमें आप ये लिखिए, को परसर्ग प्राप्त होता है, को परसर्ग प्राप्त होता है, ठीक है। पहली तो पहचान यही है, ज्यादातर जो पहचान है वो तो यही है। अब जो है आप इसके इसके अब आप प्रकार बना सकते हैं, बीच में ऐसे कुछ उदाहरण रखने हैं जिसका विग्रह करने पर को प्राप्त होता हो, जैसे अगर मैं ये शब्द कहूं गगनचुंबी, इसका अर्थ अगर आप विग्रह करेंगे तो हो जाएगा, विग्रह मतलब तोड़ना है उसको, ठीक है। तो क्या है, गगन को चूमने वाला है ना, तो को परसर्ग प्राप्त हुआ है, तो को जो है यहाँ पर प्राप्त होता है। इसी तरह से जैसे और भी आ सकते हैं, गगनचुंबी हो गया, मनोहर हो गया, है पॉकेट मार, ठीक है, पॉकेट मार। स्रोत की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक संकर शब्द है ना, न ये वहां का है ना वहां का, पॉकेट मार। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जो आपके को परसर्ग आपके बीच में देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा तो आपको करना है इसका, तो को परसर्ग प्राप्त होता है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी उसमें कोई ऐसी चीज नहीं। को कर्म तत्पुरुष प्राप्त होता है। दूसरा प्रकार जो आता है आपका करण तत्पुरुष, ठीक है। अब
इसका जो परसर्ग है वैसे से या द्वारा का है, से या द्वारा या के द्वारा, जो भी आप लिखना चाहें, द्वारा परसर्ग प्राप्त होता है। किस पर? विग्रह करने पर। से या द्वारा जब परसर्ग प्राप्त होता है तो करण तत्पुरुष होता है। जब कारक आएगा तो करण का और थोड़ा एक्सपेंशन हम करेंगे, बढ़ा करके करेंगे कारक जब आएगा असली में। ठीक है, ये फिलहाल केवल तत्पुरुष को समझने के लिए आप विग्रह इसका कर सकते हैं, आराम से उसकी वो निकल जाती है, परसर्ग निकल जाता है। ठीक है, जैसे प्रसाद कृत, तो इसका जो विग्रह करेंगे आप, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? प्रसाद द्वारा कृत, यानी प्रसाद द्वारा जो है ये किया गया। ठीक है, इसके अलावा हाँ, तो अब ये कृत तो आप बनाए जा सकते हैं लगातार, लेकिन जैसे अगर आप बात करें रोगग्रस्त, ठीक है, रोग मुक्त इसके अंदर नहीं आएगा, ये आपको जरा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, करण और अपादान कारक अपने आप में बहुत रोचक होता है। ये हो गया। इसके अलावा जैसे एक दो शब्द और, श्रम साध्य, ये एक हो गया श्रम साध्य, यानी कि श्रम से साध्य, इसको श्रम से साधा जा सकता है, श्रम साध्य। एक मिनट, इसकी बैटरी कमजोर पड़ रही है, मैं इसकी बैटरी चेंज करके आता हूँ। ऑनलाइन में आवाज आ रही है? हेलो हेलो, बताइए ऑनलाइन में, बताइए आवाज आ रही है? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो क्या चल रहा था? श्रम साध्य, तो ये जो है करण तत्पुरुष का ये जो है आपका प्रकार होता है। कोई और ऐसा शब्द है जिस पर डिबेट करना चाहे कोई है? देखो भाई, जितने शब्द आएंगे, जितने डिबेट होगी, डिबेट मतलब जितनी चर्चा होगी, उतना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बातें आगे जो है क्लियर हो पाएंगे। जैसे उन्होंने एक एक्सेप्शन बताया पंचगंगा वाला शब्द, वो मुझे पता नहीं है, ठीक है, वो मैंने पहली बार सुना है इस तरह से भी होता है, तो मैं देखूंगा उसको कि ऐसा कहाँ होता है, किस तरह से होता है। हाँ, अच्छा, ठीक है भाई, चलो देखेंगे उसको, है ना, वो किस तरह से होता है और क्यों होता है। करण, अगला लिखिए संप्रदान, करण के बाद संप्रदान ही आता है। अगला लिखिए संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान, ठीक है। तो संप्रदान का जो परसर्ग है वो क्या है? कारक की वो है, विभक्ति है जो के लिए, है ना, तो के लिए,
परसर्ग प्राप्त होता है, ठीक है, के लिए प्राप्त होता है। और जब के लिए प्राप्त होता है तो और शब्द बता सकते हैं आप, जैसे इसके उदाहरण हो सकते हैं, यहाँ लिखिए क्या हो सकता है, सत्याग्रह हो सकता है, और क्या हो सकता है, सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए आग्रह, है ना, सत्याग्रह। लेकिन वो एक शब्द बनेगी, जैसे स्वाधीनता आंदोलन भी अपने आप में इसी के लिए, स्वाधीनता के लिए आंदोलन, है ना। और कोई शब्द जो है जो समस्त पद बने, सामासिक पद बनाना है। हाँ, तो परीक्षा के लिए कैसा, परीक्षा समास बनाना है ना आपने, जैसे परीक्षोपयोगी आप बना सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, कारक जरा ठीक से पढ़ करके जाना। कई लोग क्या करते हैं, परीक्षोपयोगी यानी परीक्षा में उपयोगी माना आपने, विग्रह किया, उसमें कोई समस्या नहीं है कि परीक्षा में उपयोगी आपने उसको विग्रह किया, लेकिन फिर आपको जो है फिर रटा हुआ ज्ञान काम नहीं आएगा कि में है तो फिर जो अधिकरण है वही लगेगा, ऐसा नहीं। अधिकरण की आपको सेंस पता होनी चाहिए कि कब अधिकरण होता है। परसर्ग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेंस है, उसका भाव ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। केवल वो शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो परसर्ग आपने निकाल दिया तो वह निकाल दिया, ठीक है। परीक्षोपयोगी यानी परीक्षा के लिए उपयोगी की सेंस ज्यादा है, चाहे आप परीक्षा में उपयोगी करें उसको, लेकिन उपयोगी के लिए का संप्रदान की सेंस ज्यादा है, ठीक है। ये सेंस आपको समझनी पड़ेगी, वो कारक में हम उसको चीज को क्लियर करेंगे और बहुत सारे शब्दों के द्वारा, ठीक है। जैसे विद्यालय शब्द में भी यही आएगा, संप्रदान ही होगा, क्योंकि विद्या के लिए आलय का जो है वो आएगा इसमें, विद्यालय, ठीक है। ये आ सकते हैं, एक दो शब्द और आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। संप्रदान, इसके अलावा जो अगला आता है, अगला आता है आपका संप्रदान, संप्रदान के बाद अपादान। अपादान तत्पुरुष वही है जो है अपादान, जो कारक होता है वो क्या होता है, यहां पर से का जो सेंस बनता है वो क्या होता है, अलग होने के अर्थ में, अलग होने का भाव, ठीक है, से परसर्ग प्राप्त होता है। से जो होता है अलग होने का अर्थ जो है इसमें आना चाहिए कि एक चीज से दूसरी चीज अलग हो रही है, ठीक है। तो जिस चीज से अलग होता है वो होता है आपका अपादान कारक। कारक में एक और चीज समझने वाली होती है, माना ये एक शब्द है, पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि अपादान कारक तो है, लेकिन अपादान कारक में कौन सी संज्ञा है, मतलब कौन सी संज्ञा है जिसके साथ अपादान कारक है। आप समझ रहे हैं, जैसे एक संज्ञा कर्ता होगी, एक कर्म होगी, तो ये संज्ञा ये सर्वनाम ही होते हैं, ठीक है, उसके पीछे जो है कारक का रूप लगता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अपादान कारक, ये वाक्य है आपके पास, इसमें दो संज्ञाएं दिख रही हैं, पेड़ और पत्ता, ठीक है। अपादान कारक वाली संज्ञा है कौन सी आपके अनुसार, इन्होंने कहा पेड़, आपकी सवाल समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं आया। जैसे राम ने रावण को मारा, तो इसमें जो है कर्ता संज्ञा कौन सी है, राम है ना, वही चीज मैं समझाना, वही मैं बताना चाह रहा हूं, इसमें अपादान कारक की संज्ञा कौन सी है, पेड़ या पत्ता, कोई सबसे अलग होने की कोशिश में गिरता है ना कर दे, है ना, गिरता है क्या है, क्रियापद। तो पेड़ जो है तो जिससे अलग होता है, पत्ता क्या है, पत्ता तो करता हो गया ना, जिसने क्रिया कर दी, तो पत्ता यहाँ पे करता आ गया पेड़ से, ठीक है। तो ये जो है आपको ये भी समझना पड़ता है, ये तो चाहे कारक की बात है, तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत चीजें जो कारक में मेहनत ना करनी पड़े, कुछ यहाँ भी कर ले तो कोई समस्या नहीं है। अपादान कारक से का जो है अलग जो है अर्थ निकलता है, तो जैसे कुछ कुछ शब्द हो सकते हैं आपके, जैसे एक शब्द तो हमने उसी टाइम डिस्कस किया था, रोग मुक्त,
ठीक है। जैसे विष रहित या विषहीन, जो भी आप करें, मुक्त, रहित, हीन, ये सारे, वंचित, ये सारे जो शब्द आते हैं इसमें जो है अपादान कारक के ये सबसे सही उदाहरण हो सकते हैं। जैसे शून्य आता है, जैसे क्या शून्य, विचार शून्य, जैसे विचार शून्य है ना, विचारहीन, विचार रहित भी आ सकता है, विचार शून्य भी आ सकता है। जैसे जात बाहर, देश निकाला, ये सारे शब्द भी इसमें आ सकते हैं अपादान कारक के अंदर। ठीक है। हीन शब्द भी आ सकता है। हीन में क्या हो सकता है, शक्तिहीन, है ना। हाँ, जैसे नेत्रहीन भी आ सकता है। ठीक। तो ये अलग होने की सेंस दे रहा है आपको या नहीं दे रहा है। जैसे विचार शून्य, तो विचार से शून्य है, यानी कि विचार से अलग है, विचार अलग है, जो विचार शून्य है वो अलग है। विचार से हीन या से अलग, या तो अलग होने का सेंस वो पत्ता वाला बने या फिर इस तरह से बने। ठीक है। तो ये जो सारे शब्द होते हैं ये आपके अपादान तत्पुरुष के अंदर आते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर आपके लिए जो आसान बनेगी चीज वो तब बनेगा कि आपको दिया गया हो, कुछ भी शब्द दिया गया हो, केवल ऐसा पूछा जाए कि इसमें अव्ययी भाव है या द्वंद्व तत्पुरुष, तब तो आप कर लेंगे। ठीक है। जब विभक्तियों के अंदर आता है, ज्यादा संभावना अगर तत्पुरुष को पूछेगा वो, तो उसकी विभक्ति पूछेगा कि कर्ण तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष है, कौन सा वाला तत्पुरुष है, तो भी आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये जो है करना है। तो आप अगर ज्यादा समस्या होती है कि ज्यादा आपको अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मुझे उस स्तर पे नहीं आया है, तो आप अपने स्तर पे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट ही बताया जा सकता है, 4-5 शब्द लिखाए जा सकते हैं। अब 20 शब्द अगर केवल इसी के लिखाए जाए तो फिर तो है ना, फिर तो क्लास जो है, फिर 6 महीने का कोर्स होता है हिंदी व्याकरण का। ठीक है, जो संस्थानों में पढ़ाया जाता है, 6 महीने का टाइम है। टाइम भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से तो इतना करने की। मैंने उत्तराखंड एसआई का सिलेबस कराया 50 दिन की क्लास, मैंने कहा था 50 दिन में होगा, 50 दिन में हुआ है। पर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ हुआ है, मतलब मैंने सिलेबस फिनिश नहीं किया, सिलेबस कंप्लीट कराया था, यहाँ भी वही करूंगा। ठीक है। तो उसको लेकर के चिंता नहीं। अपादान तत्पुरुष हो चुका है। अगला लिखिए संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। संबंध में क्या आता है, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से जो है जो संबंध आता है, तो किस तरह के परसर्ग प्राप्त होते हैं कि ये जो है परसर्ग होते हैं किसके, ये संबंध तत्पुरुष के जो ये वाले परसर्ग होते हैं। जैसे क्या पशु बलि शब्द इसके अंदर आ सकता है, तो आ सकता है। या फिर है देश प्रेम, तो देश के लिए प्रेम की सेंस ज्यादा नहीं है। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम वो संप्रदान कारक के अंदर ज्यादा नहीं जा रहा है। अगर आपने विग्रह ऐसा भी किया है देश का प्रेम, तो संबंध तत्पुरुष। अब देखिए पशु बलि शब्द से और इससे आप कंपेयर करिए, पशु की बलि, कोई और सेंस बन रही है। देश प्रेम, देश के लिए, वो संप्रदान कारक है। ठीक है, और कोई शब्द बताओ भाई। जैसे अगर आप बात करें
भारत उद्धार, यानी भारत का उद्धार, भारत का उद्धार, ठीक है। अब भारत के लिए का भी नहीं आ सकता, यहाँ पे का ही आ सकता है, का, की या के, ठीक है। ये इस तरह से जो है यह बनेगा। भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न भी सही शब्द है। भारत रत्न, जैसे भारत का रत्न ही आएगा ये, है ना, भारत रत्न। हाँ, तब तो कारक चेंज हो जाएगा। बलि के लिए जो है पशु, है ना, तब तब कारक चेंज हो जाता है फिर। ये ऐसा बहुत होता है, ठीक है। तो ये जो है चेंज भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं। बलि के लिए पशु की सेंस, भले ही आपने विग्रह जो है बलि का पशु किया हो तो भी के लिए की सेंस जो है ज्यादा हो। क्या यज्ञ, यज्ञ वेदिका, हाँ, ये संप्रदान कारक में आएगा, यज्ञ के लिए वेदिका। हाँ तो हाँ हाँ, तो वही बात है ना, आप चाहे आप उसका विग्रह का की के करें, देखो का जो की और के ये वाला जो आप विग्रह करते हैं ना वो बहुत कॉमन होता है, यज्ञ की वेदिका, लेकिन आपको थोड़ा सा सेंस फिर अगर वही बनेगा, ठीक है। ये यज्ञ के लिए वेदिका, समझ रहे हैं, यज्ञ के लिए वेदिका, के लिए की सेंस ज्यादा है ना, यज्ञ के लिए, वेदिका किसके लिए, यज्ञ की वेदिका भी आ जाए तब भी जो उसकी सेंस बनेगी वो संप्रदान की ही बनेगी। अभी अगर आपको जो है, मैं सेंस सेंस शब्द बार बार कह रहा हूँ, नहीं भी बन रही है कोई दिक्कत नहीं है, कारक आएगा, अभी सिलेबस में आएगा, बहुत सारी चीजें आनी है, ठीक है, लिंग वचन काल कारक वाच्य ये सब आना है अभी, ठीक, तो वो आएगा, तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा चिंतित मत रहो, ठीक है। तब जो है समझ, कन्यादान, जैसे एक शब्द इन्होंने कहा कन्यादान, हाँ तो कन्यादान इसके अंदर आएगा, संबंध तत्पुरुष के अंदर। अब ये कन्यादान शब्द है, इसमें कन्या के लिए दान तो होता नहीं है, कन्या का ही दान होता है, ठीक है। तो ये है, तो ये सारे शब्द जो है इसके अंदर आ सकते हैं, संबंध तत्पुरुष के अंदर। और कोई संबंध, और अगला आ सकता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब इसके जो परसर्ग हैं वो वही सब है, में, पर, ऊपर। जैसे एक शब्द, अगर मैं एक आप सामने एक शब्द रखता हूं, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, इसमें कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या है, सर्वश्रेष्ठ है सभी, सभी में श्रेष्ठ, सभी से श्रेष्ठ, दोनों जो है सेंस बन सकती है, लेकिन जो सभी से श्रेष्ठ भी आपने उसका वो किया है विग्रह, या तो आप एकदम सटीक विग्रह करो, वो पॉसिबल नहीं है, सेंस ज्यादा समझो, सभी से श्रेष्ठ में भी क्या है, वो अधिकरण की ही जो है सेंस देगा वो, क्योंकि सभी में श्रेष्ठ है ना, सबसे अलग तो वो नहीं है, सभी में से श्रेष्ठ है, सभी में श्रेष्ठ वाला जो विग्रह करेगा वो ज्यादा सही है, तो इसमें एक सर्वश्रेष्ठ लिखा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम,
वनवास, वन में वास, है ना? है? घुड़सवार, घोड़े, हाँ घुड़सवार, घुड़सवार हो सकता है। एक शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूँ, युद्धवीर। ये किस प्रकार का है, इस पर चर्चा करो, ताकि ऑनलाइन वालों ने कुछ रखे होंगे शब्द, तो देखते हैं। जैसे राजपुत्र इन्होंने शब्द रखा है, तो राजपुत्र, युद्धवीर, हाँ भाई बताओ, है इसमें आएगा अधिकरण। कोई असहमत है इस बात से? सब सहमत होंगे ना, युद्धवीर इसमें उदाहरण है। युद्धवीर जो है, युद्ध में वीर आएगा ना, तो में की ही सेंस ज्यादा बनेगी। ध्यान मग्न आ गया, ध्यान में मग्न है ना, तो में का जो है खूब आता है इसमें। युद्धवीर हो गया, ध्यान मग्न हो गया, ये सारे शब्द आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे आत्म सीमित या आत्म केंद्रित, आत्ममुग्ध, जो भी आप लिखना चाहें रख सकते हैं। आत्म सीमित, ये आत्म सीमित शब्द आपने कहा सुना? वैसे सुना तो खूब होगा, एक नाटक में आता है, तो पूछती है हीरोइन, पूछती है कि इसमें क्या समस्या है, तो दूसरी जो पात्र है वो कहती है कि वो व्यक्ति आत्म सीमित है। कौन सा नाटक है? आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, जब मल्लिका और अंबिका का संवाद होता है, तो कहती है कि क्या दिक्कत लगती है तुमको कालिदास में, मेरे प्रिय कालिदास में? तो वो कहती है कि वो व्यक्ति आत्म केंद्रित है या आत्म सीमित है, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड जिसको कहते हैं वो है, ठीक है। तो ये आपके आते हैं, आपके 6 प्रकार के तत्पुरुष आते हैं। कर्ता तत्पुरुष नहीं बनता है, ठीक है, कर्ता का नहीं बनता, ने वाले जो परसर्ग है वो किसी भी प्रकार के जब आप समास पद बनाते हैं तो वो नहीं उसका निकलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो है ये 6 आपके निकलते हैं। बाकी इसमें रह जाता है एक संबंध कारक, ये सॉरी संबोधन कारक बचता है, वो भी इसमें जो है इसका समास में उसका नहीं आता, इस वजह से ये तत्पुरुष समास के अंदर नहीं आता। तो 8 कारक टोटल हैं, 8 में से 6 के प्रकार बनते हैं, 2 के प्रकार छूट जाते हैं, ठीक है। तो अब जो है अगला आता है आपका क्या, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास अपने आप में थोड़ा अलग प्रकार का समास होता है, ठीक है, इसको समझना अपने आप में। तो लिखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास इसमें लिखिए, इसमें भी जो पद है वो उत्तर पद ही प्रधान होता है, तो इसमें एक लाइन लिख सकते हैं, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अगला पॉइंट जो कि ज्यादा जरूरी है, इसके दोनों पदों में, इसके दोनों पदों में, इसके दोनों पदों में विशेषण विशेष्य, दोनों पदों में विशेष्य या उपमेय उपमान मान का संबंध होता है, का संबंध होता है, ठीक है। और कर्मधारय समास याद करके जाओगे तो रूपक अलंकार में खास करके दिक्कत नहीं आएगी,
ठीक है। तो क्योंकि रूपक अलंकार में वही आता है, से सब हट जाता है तो एक साथ उसका पद लगता है, तो वो है। जैसे अगर आप बात करें एक ही साथ आपने समस्त पद लिखा, काला नाग, ठीक है। विशेषण विशेष्य से समझते हैं, विशेषण समझा है आपने, विशेष्य भी समझा है। जिसकी विशेषता विशेषण बता रहा हो वो विशेष्य होता है, और जो शब्द विशेषता बता रहा होता है वो विशेषण होता है। अब देखिए काला जो है एक गुणवाचक विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहे हैं, नाग की। तो इसका आप विग्रह करेंगे तो क्या है, इसका विग्रह कैसे निकलता है, काला है जो नाग, है ना। तो काला है जो नाग, इस तरह से विग्रह आपको सीखना चाहिए, इसी तरह से आपको विग्रह करना है। तो ये क्या है, आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो काला है जो नाग। विद्या, विद्याधन, हाँ फिर वो अलग, उसमें तो उपमेय उपमान में फिर आते हैं, पहले इसमें कर लेते हैं। और कोई उदाहरण इसका बनाया जा सकता है, काला है जो नाग, या फिर हाँ अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। ठीक है, अंधा है जो विश्वास। अब तो यहाँ पे तो विशेषण और विशेष्य तो आपको आता है, ठीक है। हो सकता है आपको उपमेय उपमान भी आता हो, नहीं आता है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं आता है, इसलिए समझा देते हैं। तो विशेषण विशेष्य क्योंकि पढ़ाया गया है तो इसका बहुत हमने खोल करके इसको नहीं बताया आपको, लेकिन यहाँ जो है आपको पूरा कॉन्सेप्ट ओपन किया जाएगा। जैसे इन्होंने एक शब्द कहा विद्याधन, ठीक है। देखो उपमेय और उपमान क्या होता है, एक शब्द लिखा है उपमेय, एक होता है उपमान। तो बताइए उपमेय और उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, उपमान। अच्छा ऐसे बताया था मैंने, हाँ 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 हाँ, मतलब थोड़ा आप समझ में आ रहा होगा ना आपको। जैसे अगर मैं बात करूं कि वही उदाहरण आता है बार बार, तो क्यों ना वही किया जाए। एक है चांद, एक है चेहरा, उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है। चांद क्या है, चांद उपमान है या उपमेय है। रुक जाओ जरा, शांति व्यवस्था। अब जरा समझते हैं कि है क्या, कोई उपमान कह रहा है, कोई उपमेय कह रहा है। उपमान वो होता है जिसकी जो है उपमा दी जाती है। उपमा माने कि आप कह सकते हैं नाम दिया जाता है, जिसकी जिसका नाम दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा ना नाम शब्द से ज्यादा समझ में आ सकता है, तो तुलना छोड़ देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो जिसका नाम दिया जाए वो क्या होगा, उपमान होगा, ठीक है। जिसका नाम दिया जाता है वो उपमान होता है, जिसको दिया जाता है, जिसको दिया जाता है वो उपमेय होता है। उपमेय है ना, मेय, उपमेय यानी कि जिसको उपमा दी जानी है, तो जिसको दी जाती है वो उपमेय, जिसकी दी जाती है उपमान है, ठीक है। नहीं याद रहता है तो चांद और चेहरे से आप याद रख सकते हैं कि चेहरा जो है उपमेय है, ठीक है। चांद क्या है, उपमान है, ठीक है। बल्कि ये उपमान मैले हो गए हैं, अज्ञे की कविता है ना, कल की बात रहती है। हाँ वो कहता है कि ये क्या है, ये सारे उपमान जो है मैले हो चुके हैं। तो वही कहता है कि ये सारे जो ये उपमान है ये सारे मैले हो चुके हैं। उपमेय जो है चेहरा है, उपमान है चांद, ठीक है। आपको केवल इतना याद रखना है, इतना याद रखेंगे तो बाकी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा समस्या आती है तुलना तुलना वगैरह में, इस तरह से बातें करने में, तो चेहरा और चांद से याद रख सकते हैं कि उपमान चांद होता है और चेहरा क्या होता है, उपमेय होता है।
ठीक है, तब जो है बात समझ में आएगी आगे। तो विद्याधन जैसे शब्द है, इन्होंने कहा विद्याधन जो बनता है तो इसका जो विग्रह होता है वो क्या आता है, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन, यही आएगा इसका विग्रह। ठीक है, तो अब ये बताइए आप इसमें उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है। हाँ हाँ हाँ, तो विद्या हो गई क्या, विद्या उपमेय हो गई, धन क्या हो गया, उपमान हो गया, है ना। तो विद्या रूपी धन, तो इसी तरह से तो यहाँ पे क्या है, उपमेय उपमान का संबंध बनता है। ठीक है, और जैसे और क्या आ सकते हैं, जैसे चरण कमल जैसे आ सकता है, चरण कमल, सॉरी विद्या धन में तो विद्या रूपी धन थोड़ी आएगा यार, धन रूपी विद्या आएगा, विद्या रूपी धन के रूप में जो धन है, हाँ ठीक है, विद्या रूपी धन, ठीक है, विद्या रूपी धन, ठीक है, ठीक है। हाँ, कमल रूपी चरण, ये आएगा ना ऐसा, चरण रूपी कमल थोड़ी आएगा, नहीं ये भी ठीक, कमल रूपी चरण, सॉरी चरण, चरण के रूप में कमल, चरण रूपी कमल, हुँ? कमल रूपी नयन, तो ये चरण कमल में क्या आएगा, कमल रूपी चरण, हाँ तो ठीक तो लिखा था मैंने, ठीक है, कमल रूपी चरण। ठीक है, तो ये सारे शब्द जो है आपके कुछ बन जाते हैं। एक शब्द मेरे दिमाग में आया अभी, ठीक है, और ये कोई सा भी प्रकार हो सकता है, जितने भी प्रकार के समास आपने आज तक पढ़े अभी तक। कालातीत, कालातीत मतलब इसका वो कर पाएंगे आप, समास विग्रह संधि विच्छेद करो इसका, क्या ऐसा, ये कह रहे हैं काला अतीत, और कोई एक ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, कौन सा है, कालातीत शब्द आपने कभी यूज किया, काला अतीत, हाँ कोई कोई तीसरा कौन कह रहा है, सी किसको लग रहा है, देखो जो कालातीत शब्द यूज होता है ना वो तीसरी सेंस में होता है, काल से अतीत, यानी कि काल से परे, तो कौन सा कारक आएगा इसमें, कारक नहीं, कौन सा समास आएगा, अरे परसर्ग प्राप्त हो रहा है से, चाहे में से जो भी है, पहले तो तत्पुरुष है, बाद में निर्धारित कर लेंगे इसमें से कौन सा आ रहा है, तो काल ये अपादान तत्पुरुष है, इसके अंदर आएगा। ठीक है, से अतीत ना, तो अलग होने की बात हो रही है कि काल से परे वाली बात है, अलग होने का अर्थ है ना, तो वो जो है इस तरह से बनता है। कालातीत जो शब्द है, काला अतीत जो है आप गलत उसका वो निकाल रहे हैं, कालातीत शब्द, ये सिर्फ थोड़ा सा शब्दों की रिचनेस भी जरूरी है कि आपने शब्द उस तरह से इस्तेमाल किया हो। काल अतीत, काल से परे, जैसे जो काला अतीत जब शब्द यूज होता है तो काला अतीत ही होता है, फिर वो काला अतीत एक साथ नहीं जोड़ते हैं उसको, मतलब अगर आपको लिखना है कि काला अतीत है ना, जैसे कोई सा भी, जैसे जलियांवाला बाग का वर्णन करते हुए आपने कहा कि क्या, बैसाखी के 1919 की बैसाखी का काला अतीत, तो आप उसको कालातीत नहीं करेंगे, ठीक है, तो जैसे तो, लेकिन आप किसी कालातीत का शब्द आप काल से परे का शब्द यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रामचरितमानस जो है कालातीत बनाती है ना, काल, रामचरितमानस ने राम को कालातीत बना दिया, काल से अतीत, काल से परे, टाइमलेस बना दिया है ना, तो वो कर दिया। तो ये जो है ये सारी चीजें आती हैं, तो ये कर्मधारय समास तक हो गया। अब आपके पास कितने समास रह जाते हैं, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास, तीन ये रह जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे कल।